चलो भाई आज क्लास में मानसी भी नहीं है, मानसी भी नहीं है, दीक्षा भी नहीं है, रेखा भी नहीं है, सबने छुट्टी कर लिया, सब छुट्टी कर ली। चलो भाई आज हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति कौन सा निश्चित है? 52। अनिश्चित संख्या है इसकी 52। अगर अनिश्चित की बात करेंगे इसकी क्या क्या है? निश्चित 52। ठीक है, इसकी बात करें निश्चित 52 में सबसे पहले इसमें लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसमें, यह देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। कौन होता है? देश का राष्ट्राध्यक्ष। इसे क्या क्या पढ़ना है हमें राष्ट्रपति के बारे में? बंदी को राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या पढ़ना है? इसकी योग्यताएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है? इसकी योग्यताएं पढ़नी है। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए? ठीक है। दूसरा इसका निर्वाचन का प्रोसेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? निर्वाचन की कैसे इसका निर्वाचन होता है। ठीक है। तीसरा इसका क्या पढ़ना है? शक्तियां पढ़नी है। इसके पास क्या क्या शक्ति है। ठीक है, इसकी शक्तियां पढ़नी है। कौन सी इसके पास शक्तियां हैं। और क्या पढ़ना है इसके बारे में? इसको हटाने का तरीका क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति को हटाने का तरीका। महाभियोग जो आता है वो कैसे आता है? महाभियोग ये मुख्य जो चीजें हैं वो यही है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, अधिकार है, कौन सी राष्ट्रपति बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा महाभियोग कैसे इसे हटाया जाए। ठीक है, अगर ये पद पर नहीं रहता है तो फिर तुम्हें क्या करना होता है? कैसे जो है इसमें जो आता है। तो पहले लिखिए राष्ट्रपति कौन होता है? देश का राष्ट्राध्यक्ष। लिखिए राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्राध्यक्ष होता है तथा आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल सारे लिखवाते हैं। आर्टिकल से मैं कॉपी लिख रहा हूं। आर्टिकल में आपको सारे लिखवा चुका हूं। ठीक है, तो ये देश का क्या है? संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष। कैसा है? याद रखना, इस राष्ट्राध्यक्ष की कैसा है? संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, पेपर में आएगा समझ जाओ कि हमारे संविधान सिंपल है। ठीक है, तो ये देश का राष्ट्राध्यक्ष है। इसके अलावा ये कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख है। लिखिए राष्ट्राध्यक्ष है तथा यह देश में कार्यपालिका का प्रधान भी होता है। तथा यह देश में कार्यपालिका का प्रधान तथा यह देश में कार्यपालिका का प्रधान भी होता है। इसकी बात करेंगे तो ये सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, कार्यपालिका का प्रधान भी है। सिर्फ ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटी के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, माना वास्तविक संख्या किसमें नहीं है? वास्तविक संख्या किसमें नहीं है? मंत्री परिषद है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये कार्यपालिका का प्रधान भी है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। लेकिन इसकी योग्यताएं क्या क्या? इसकी योग्यता होनी चाहिए, इस पद पर आने के लिए आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता जो मैंने आपको बताई थी कि आपके देश के नागरिक होने में, है ना, देश का नागरिक होता है और देश का नागरिक नहीं होता है। देश का नागरिक नहीं होता है, गैर नागरिक। ठीक है, एक देश का नागरिक है तो नागरिक पद का ही व्यक्ति होता है जो राजनीतिक अधिकार रखता है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अरे कौन है राजनीतिक व्यक्ति? राजनीतिक अधिकार कौन रखता है? देश का नागरिक है। गैर नागरिक राजनीतिक अधिकार नहीं रखता है। ठीक है, तो इसमें लिखिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा लिखिए इसकी आयु। अगर आयु की बात करें तो कितनी होगी आयु? 35। लिखिए इसकी आयु, पद पर उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ऐसा व्यक्ति में 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, तीसरा लिखिए सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो। सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो। सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो। सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। कितनी आयु? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। और एक जो महत्वपूर्ण है, उम्मीदवार के पास लोकसभा का सदस्य बनने की सभी योग्यताएं होनी चाहिए।
उम्मीदवार के पास लोकसभा के सदस्य बनने की सभी योग्यताएं होनी चाहिए। तो उम्मीदवार के पास क्या होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने की जितनी भी योग्यताएं हैं, लोकसभा का मेंबर बनने की जितनी भी योग्यताएं हैं, वो आपके पास भी होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी आप क्या हो सकते हैं? योग्य हो सकते हैं। ठीक है, योग्य हो सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने की सभी योग्यताएं इसके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा के पद की सभी योग्यताएं इसके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए राष्ट्रपति पद पर उतरने के लिए आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन की आवश्यकता। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में उतरना चाहिए, ये तो योग्यता है, ये योग्यता नहीं है, इस पद पर अगर आप उतरना चाहते हैं, ठीक है, तो ये उतरना नहीं चाहता, इसको उतारा जाता है। समझ रहे हो? ये उम्मीदवार जो होता है, ये खुद पर्चा नामित नहीं कर रहा है, खुद नहीं भर ले जा रहा है। ठीक है, क्या करवा रहे हैं? इसको भरवाया जा रहा है। ठीक है, कौन भरवा रहे हैं? ये 50 प्रस्तावक। ठीक है, बात समझ आया? तो निर्वाचन आयोग के पास में 50 प्रस्तावक का बाकायदा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, साइन किया हुआ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं इस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति पद पर। ठीक है, कितने होने चाहिए? 50 प्रस्तावक, अनुमोदन ये होने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो आपके पास में 50 अनुमोदन और 50 प्रस्तावक इस पद पर खड़े होने के लिए, इस पद पर नाम क्या निर्वाचित होने के लिए, क्या लिखेंगे? इस पद पर निर्वाचित होने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना आवश्यक है। क्या है बेटा? ये निर्वाचन क्या होता है और अनुमोदक क्या होता है? क्यों भाई, क्या होता है निर्वाचन और क्या होता है अनुमोदक? तो बता सकता है? क्या 50 प्रस्तावक का मतलब ये है कि प्रपोजल लेकर गए हैं 50 प्रस्तावक। देखिए कहाँ के ये प्रस्तावक किनके हैं? संसद के सदस्य हैं। ठीक है, ब्रैकेट डाल देना इसको, संसद के सदस्य। ठीक है, कौन है सब? ये सब संसद के सदस्य हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, लेकिन कौन होने चाहिए? संसद के सदस्य होने चाहिए। ये थोड़ी है कि शिखा से भी लिखवा दिया, शिखा साइन कर दो, हम हमारे लिए है ना, हम राष्ट्रपति पद को करना चाह रहे हैं, है ना, इसको साइन कर दो, आपने साइन कर दो, आपने साइन कर दो, सब लोग साइन कर दो, है ना, किसी आप साइन कर रहे हैं, 50 लोग हैं, ग्रुप है, परिवार लोग हैं, टोटल मिलाकर 50 लोग हैं साहब। ऐसे तो कोई भी खड़ा हो जाएगा, क्यों? लेकिन ये नहीं है, क्या है? संसद। ठीक है, खुद नहीं खड़ा हो रहा है, खुद नहीं करने आना है, कौन जाएगा? 50 प्रस्तावक जाएंगे साइन करेंगे। ठीक है, तो आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए जिनका साइन करा हुआ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद निर्वाचन आयोग इसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद में सिर्फ 50 अनुमोदक होने चाहिए, लेकिन ये वाले नहीं होने चाहिए, ये 50 वाले नहीं होने चाहिए। इनमें से किसी का भी नाम इसमें नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वाले 50 इसमें नहीं होने चाहिए, इससे 21 में नहीं होने चाहिए, ये अलग और ये अलग। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 आपके पास अनुमोदक होने चाहिए, तब आप राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर खड़े हो सकते हैं। यानी कि अनुमोदक का मतलब क्या है? बाद में जाकर इसको सहमति देने वाला। निर्वाचन हो गया, आपका पर्चा दाखिल हो रहा है। ठीक है, पर्चा दाखिल होने के बाद जो है इनको पर्चा दे दिया जाता है एक बार में, फिर उसके बाद आपके पास साइन करने वाले, अनुमति देने वाले, सहमति देने वाले कि हाँ भैया हम इसके साथ तैयार हैं, बाद में हम इसके साथ तैयार हैं। तो 100 हुए, कितने हुए आपके पास? टोटल काउंट कितना हो गया? 100। यानी कि आपके पास टोटल 100 सांसद होना जरूरी है। अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 100 हो गया, 50 प्रस्तावों को 50 अनुमोदन। अभी वो समझा जाए प्रस्ताव की डेट होने तक, अरे किसी प्रस्ताव की डेट हो सकती है ना, जब तक किया प्रस्ताव दे चलेंगे तब तक तो पढ़े रहेंगे, लेकिन बाद में मृत्यु होगा तो बाद में अनुमोदन बाद में आएंगे, क्यों भाई, है ना? तो 50 अनुमोदन होने चाहिए, लेकिन इनमें से कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका योग्यताएं। योग्यता तो पहले बात करने के लिए क्या है? कंडीशन है, शर्त है। एक तरीके से दूसरा व्यक्ति नामांकित निर्वाचन करेगा इसके लिए। ठीक है, निर्वाचन में पहुंचेगा। इसका निर्वाचन का प्रक्रिया क्या है? क्या बोलते हैं इसको? एकल
एकल संक्रमणीय पद्धति क्या लिखवाया है? देखो मैंने लिखवाया है छेदों में याद है राष्ट्रपति के साथ शुरुआत में लिखवाया होगा शुरुआत लिखवाया होगा राष्ट्रपति के जो लिखवाया तो ये क्या है इसमें दो शब्द आते हैं ठीक है दो शब्द को ध्यान रखो कि एक अलग है और संक्रमणीय अलग है दोनों मिक्स नहीं है दोनों एक शब्द नहीं है एकल पद्धति पर आधारित ठीक है एकल पद्धति पर आधारित भी है और संक्रमणीय पद्धति पर भी आधारित है ठीक है बीच में क्या किसका निशान आता है वो का निशान आता है ठीक है ये दोनों अलग अलग है एकल संक्रमणीय नहीं है क्या है एकल का मतलब और क्या है संक्रमणीय का मतलब ये दोनों चीजें आपको समझनी है ठीक है संक्रमणीय लंबा शब्द है ठीक है इसको समझना है क्या मतलब है बता सकती है चलिए एकल का मतलब क्या है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एकल क्या होता है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एकल संक्रमणीय पद्धति ये अलग है और ये अलग मतलब ये पूरा तीन है यहाँ पर तीनों को समझना है क्या मतलब है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आता है क्या मतलब है कहने का मतलब ये है बेटा कि ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि हर राज्य की जनसंख्या है किसी की जनसंख्या 17 करोड़ है किसी की जनसंख्या 20 करोड़ है किसी की जनसंख्या 15 करोड़ है सभी राज्यों की अलग अलग जनसंख्या है ठीक है क्या सभी राज्यों की अलग अलग जनसंख्या होगी ठीक है तो क्या सबको बराबर वोट दे देंगे हम क्या बराबर मत देंगे अरे क्या हम बराबर वोटिंग करेंगे सभी के लिए सभी के लिए बराबर नहीं करेंगे आप समझ में आ रहा है सभी के लिए बराबर नहीं करेंगे तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है कि आपका जो भी क्षेत्र है जैसे कि मान लीजिए जो भी क्षेत्र है तो क्या सर पॉलिटी क्या चल रहा है नीट का ठीक बैठा तो पढ़ाई ठीक चल रही पढ़ाई कोई प्रॉब्लम नहीं तो बाहर में कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई ठीक चल रही क्या कोई दिक्कत है एक लेक्चर वैसे 5 लेक्चर लगे थे पहले एक लेक्चर ये अभी कटेगा अभी 4 क्लास चल रही है 5 क्लास जैसे क्या समझ नहीं पाते मतलब हट गया मतलब इसको यहाँ नहीं पढ़ाएगा जियोग्राफी चलती थी लास्ट में 4 बजे से तो वो बंद करवा दिया गया और पहले इंग्लिश चलता था इंग्लिश बंद हो गया फिर जियोग्राफी बीच में हो गया कुछ नहीं पढ़ाया था वो जियोग्राफी पढ़ाई अच्छा ये क्यों ज्योग्राफी और इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता हां सर जियोग्राफी की क्लास में बीच में नोट्स बन गए बीच में कुछ बंद हो गया पता नहीं कोई कारण नहीं इंग्लिश की ज्योग्राफी वही ना वो ज्योग्राफी और इंग्लिश बंद हो गई इसमें यूपीएससी में ठीक है उसको देखते हैं क्यों बंद हो गई और अपनी समस्या बता दो सर थोड़ा सा ये है इसको 4-5 दिन से लगातार वीडियो अपलोड हो रही है हम लोग लगातार करते हैं टीचर लेकिन ये नेट 5-6 दिन से लगातार और इसमें कैपेसिटी है नहीं सर इसमें 5-3-4 दिन में सर वीडियो आता है वो वीडियो इसमें क्या होता है सर स्पीड नहीं आ रही इसमें लगाया उसको 5 दिन से सर स्पीड नहीं आ रही अभी भी आया था मैंने हमसे यही कहा था मोबाइल की स्पीड 30 से चाहिए जबकि केबल नेटवर्क पड़ा हुआ केबल नेटवर्क की सर स्पीड बहुत बेहतरीन होती है और ये मतलब उसका रहेगी एक भी सर एक वीडियो अपलोड किया होगा 5 दिन सभी टीचर परेशान हैं जिसका है सेल्फ प्रोवाइडर को करना पड़ेगा उसको मालूम है ना उनको सर मैंने मॉर्निंग भी मैसेज किया था पहले बताया पहले भी अभी मालूम बताया पहले बताया पहले भी इसको होता था तो स्पीड से लगातार नहीं आ रही है फिर सर वीडियो अपलोड नहीं होगा तो इससे होगा जरूरी नहीं है मैं पूछता क्यों नहीं हो रहा है जब पहले बताते हैं तो आपको छुट्टी बनाना
ठीक है। और कोई इसी तरह का इशू लग रहा होगा तो बता दो जरा, फिर हमारी एडवाइस का सर लाइट ये पीला पूछ रहे हैं कोई प्रॉब्लम बताना वो तुम्हारी रीजनिंग नहीं होता है, सीसेट होता है। सीसेट सर उसमें आखिरी में सीसेट वो पूरा बोलो सीसेट, सीसेट की एक क्लास लगती है पूरी, उसे सीसेट बोलो कि सर सीसेट की क्लास को कन्वर्ट कर दो। अब तुम ये सोचो रीजनिंग की एक मैं सीसेट कहां हो गया, तो एक किस चीज की फिर तीन चीज की कैसे बताएंगे छह क्लास पॉसिबल है नहीं। चलिए ठीक है, आराम की वीडियो है सर आपसे। चलो इसको देख लो पूरा, ठीक है। अनुपातित करने के बाद तुम लोग को जाना हो भैया पानी वानी फिर कहाँ पीना हो जा सकते हो, ठीक है। पानी नहीं पीना हो, ठीक है। और कोई नहीं आएगा क्या हुआ सर, कोई परमिशन चाहिए क्या अरे अरे सर के सामने खड़े हो जाओ, कहते बैठ जा बैठ जा बैठ जा। पता नहीं कब बताओ सर, मैं क्या करूं, कोई कहता है खड़े हो जाओ, कोई कहता है नहीं खड़े हो। तो मैं क्या करूं सर इसमें? दोनों के सामने खड़े हो सकते हो अब ऐसा अरे सर के सामने खड़ा हो जाओ, हरिंदर सर के सामने खड़े हो सकते हो, इनके सामने खड़े हो सकते हो। हरिंदर सर का क्या है कि डेली आना है, तो वही कह सकते हैं नॉर्मल फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। नहीं तो ठीक कहते हैं क्वेश्चन तो पूछो, बैठ के ही पूछो ऐसा। हाँ तो मतलब किसी क्लास में यही होता है, कौन क्या फॉर्मेलिटी पूरी करने वाला आपको थोड़ी है ना। कोई खड़े हो गए है ना कि सर है ना, वो क्लास में होते हो तो सर आ जाए, अरे हाँ तुम्हारे सर यहाँ पढ़ा रहे हैं सर, कुछ अपनी लाइन लेते हैं तो तुमको डिस्टर्ब होगा। कंपटीशन क्लास में या बड़े स्तर पर जाकर ये नहीं होता है, क्या होता है जाइए अपना करिए, वो भी सही है जो डिस्कस करना है वो भी सही है। और अगर कोई बड़ा अधिकारी आता है तो वो बड़ा होना चाहिए, क्यों नहीं, ये रेस्पेक्ट है नहीं है। एक महीने में 2 महीने में, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है कि तुम खड़े हो कोई ये मान ली कोई नाम ली, लेकिन एक दूसरे का रेस्पेक्ट होता है, ठीक है भाई। तो अनुपातिक तकनीक का मतलब क्या है आपका? अनुपातिक तकनीक का मतलब है कि किसी राज्य के अंदर जितनी जनसंख्या है, क्या है इस राज्य में, किसी राज्य में कोई जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुसार जो जनसंख्या है इस राज्य की, ठीक है, मान के चलिए आपकी 20 करोड़ जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है 20। पहली बात इसमें भाग कौन लेता है, इसके निर्वाचन में भाग कौन लेता है, पहले आपको इसका बता देना है, ठीक है। तो इसमें भाग कौन लेगा? सभी राज्य विधानसभाएं, जिसकी सभी राज्य विधानसभाएं संघ शासित क्षेत्र, ठीक है, जहां पर आपके क्या है निर्वाचित सदस्य हैं। कौन है निर्वाचित सदस्य? जिसमें 70वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, इसमें 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, कब हुआ था 92 में। और इसके तहत दिल्ली व पांडिचेरी को आपका अधिकार दिया गया इसमें पार्टिसिपेट करने का, पहले नहीं था। इसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार
दिल्ली व पांडिचेरी का अधिकार पहले नहीं था, ठीक है। दिल्ली और पांडिचेरी को बाद में क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, भैया आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि बाद में आपका दो केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, इनको भी मौका दे दिया गया है इसमें। लेकिन निर्वाचन में भाग कौन लेगा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और इसके अलावा नीचे कौन है, विधानसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य कोई भी इसमें भागीदारी नहीं करेगा, बात समझ में आ रही है। मनोनीत सदस्य कोई भागीदारी नहीं करना है इसमें, ठीक है। लेकिन महाभियोग प्रस्ताव में इसका उल्टा हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर आपके जो मनोनीत सदस्य हैं वो भागीदारी इसमें करेंगे, बात समझ में आ रही है। इसमें मनोनीत सदस्य की भागीदारी महाभियोग प्रस्ताव में करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। संविधान 1992 के अनुसार दिल्ली और पांडिचेरी दो केंद्र शासित प्रदेशों का भी अधिकार है इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन प्रोसेस में शामिल होने का, ठीक है। कौन कौन शामिल होगा इसके अंदर, तीन होते हैं, कौन कौन, राज्यसभा के निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित और तीसरे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। केंद्र शासित में कौन कौन है, दिल्ली और पांडिचेरी, बात समझ में आ रहा है। केंद्र शासित में कौन कौन है, दिल्ली और पांडिचेरी, और इसके अलावा कोई केंद्र शासित प्रदेश शामिल इसमें नहीं है, पहली बात। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, मान लीजिए जनता आपकी कितनी है, 20 करोड़, कितनी जनता है, मान लो 20 करोड़ है, निर्वाचित सदस्य हैं इसके यहाँ 200, अरे मान लीजिए जैसे हमारे यूपी के अंदर कितने हैं, विधानसभा में कितने हैं, 250 हैं, अरे निर्वाचित कितने हैं, 250 हैं, निर्वाचित कितने हैं, टोटल बात कीजिए इसमें निर्वाचित कितने हैं, 243, ठीक है। लेकिन हम 243 ले रहे हैं, हम मान चलते हैं हमारे यूपी में कितना है, 200, ठीक है। इधर है 20 करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, कितने होते हैं, 1 करोड़ में कितने जीरो हैं, अरे 1 लाख 7 होते हैं, 1 लाख पे 5 हुए, 10 लाख पे 6 और 1 करोड़ पर 7, 10 to the power 7, नीचे कितना है, 2 into 10 to the power 2, 2 ये कट गया, कितना आ गया, 10 के ऊपर 5 ऊपर 2, ठीक है। उधर ऊपर 10 ले लो, ठीक है, नीचे 2 ऊपर ले 10, 5 गुना 10 to the power 4, कितना आ गया, 50,000 आ गया। लगभग एक वोट का वैल्यू कितना आना चाहिए, 50,000, ऐसे तो बहुत वोट हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो इसको फिर डिवाइड करते हैं 1000 से, कितने में डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करते हैं, बात समझ में आ रही है। मतलब कि जितनी जनसंख्या होगी उसमें हम डिवाइड करेंगे किसका, निर्वाचित सदस्यों का, मल्टीप्लाई 1000, इसका पूरे का डिवीजन किससे करेंगे, 1000 से डिवीजन करेंगे। अब यहाँ पर कितना आया था हमारा, 5 गुना 10 के ऊपर 4, नीचे 1000, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, वोट का वैल्यू 50 आ गया, बात समझ में आ रहा है। ऐसे लिखा हुआ तो ये लिखा है हमारे राज्य जो विधानसभा है उसके मत का वैल्यू, ठीक है। ऐसे हम मत का वैल्यू निकालते रहेंगे, एक मत का वैल्यू 50 है, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी 8-8, 10-10 लाख 12 लाख वोट पड़े राष्ट्रपति के चुनाव में, तो 12 लाख कैसे आएगा, टोटल जितने निर्वाचित लोग हैं उनको मिला हुआ तब भी 12 लाख नहीं आए, तो कैसे है, क्या करोगे, निर्वाचित सदस्यों की संख्या है ना, इससे डिवीजन करोगे उस वहां की कुल जनसंख्या से, यहाँ से क्या निकला, अनुपात निकला, क्या निकला आपका, अनुपातित प्रतिनिधित्व, हर राज्य की जनसंख्या का अनुपातित प्रतिनिधित्व निकला यहाँ से। तो नोट कर लीजिए इसको, अनुपातित प्रतिनिधित्व का पहला है आपका विधानसभा के सदस्य के मत का वैल्यू, विधानसभा राज्य विधानसभा के मत का वैल्यू कितना आएगा, कुल जनसंख्या और कुल निर्वाचित सदस्य मल्टीप्लाई 1000, लिख पाओगे, लिख नहीं पाओगे, उदाहरण में तीन उदाहरण को दिमाग में रखना, ठीक है, उदाहरण को दिमाग में रखना। क्या बताया मैंने आपके लिए, राज्य की जनसंख्या अपॉन निर्वाचित सदस्य अपॉन 1000, ठीक है। चाहो तो 1000 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो उधर मल्टीप्लाई कर दो। इसके मतलब वैल्यू है ये, इसके मतलब वैल्यू है एमएलए की, इसका एमएलए के मतलब वैल्यू बात है ना, एमएलए कौन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। एमएलए के मतलब वैल्यू है राज्य की जनसंख्या अपॉन निर्वाचित सदस्य मल्टीप्लाई 1000,
कुल मत की वैल्यू वो क्या है आपका, इसकी बात कर रहे हैं, एमपी के मत की वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, एमपी के मत की वैल्यू की बात कर रहे हैं। एमडी के मत का वैल्यू यहाँ पर कुल विधानसभा के मत का कुल विधानसभा के कितने मत हुए, ठीक है, उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, राज्यसभा प्लस लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या जो आपके कुल विधानसभा के मत होंगे, कौन कौन से, अरे कौन कौन से होंगे, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के कुल मत और दिल्ली और पांडिचेरी की भी विधानसभाओं के मत, ठीक है, इन सभी के मत का वैल्यू निकालने के टोटल करेंगे और उसमें किसका भाग कर देंगे हम, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का, किसका, निर्वाचित सदस्यों का भाग करेंगे और यहाँ से मिलेगा हमें किसका वैल्यू, यहाँ से मिलेगा हमें सांसद के मत का वैल्यू, ठीक है। 1992 दिल्ली और पांडिचेरी दोनों शामिल होंगे, ये दो के साथ, हाँ संशोधन किया गया था, पहले के हिसाब से प्रदेश में शामिल नहीं थे, अब इन दोनों को दे दिया गया है, पांडिचेरी और दिल्ली इन दोनों को दे दिया है। उसकी वजह क्या है, हाँ अब जम्मू कश्मीर आ रहा है, अब जम्मू कश्मीर नहीं अभी आया नहीं, लेकिन हाँ अब क्या क्या हाँ दोबारा परसेंट होगा, सब कुछ होगा, फिर आएगा, ठीक है, पूरा एक बार दोबारा काम नहीं निकलता है, हर साल ही निकलता है, इसका मतलब नहीं है हर साल निकलता है, एक बार निकल जाता है उसके बाद वो भी आउट नहीं हुई है, हाँ ये सब अब तक तो हुआ नहीं, 2021 से 2022 होगी, 22 खत्म होने वाली है, अभी तक पेपर में कहाँ के सवाल आ रहे हैं, 2011 के है ना, तुम लोग के लिए बड़ा अच्छा था, अगर 2011 की जनगणना से किसी जनगणना आ जाए ना, तुम्हारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये पक्की बात है, 2021 की जनगणना आती है ना, ये तुम्हारी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, तुमको एक वो मालूम पड़ेगा, फ्लक्स मालूम पड़ेगा, दोनों में कितना अंतर आ रहा है, ज़्यादा कंपेयर करके चीज़ें सीखते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद होंगी, आज के हम लोग देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा याद होगा। अब इस साल तुम किसकी याद करोगे, 2011, अगले साल किसकी याद करोगे, वो डेटा याद करना पड़ेगा, अच्छा मतलब 2011 भी याद करना पड़ेगा, 21 भी याद करना पड़ेगा, 21 आया था तो तुमको सिर्फ 21 याद करना पड़ता है, नई वैल्यू तैयार करने की बात करना, ठीक है। एक होता है आपका, ये तो हो गया आपका टोटल वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हमें एक टोटल वैल्यू कितना मिल गया, इसलिए मिल गया, हमें 2 का चाहिए था, अरे हमें 2 का वैल्यू चाहिए था, उसका एक मत का वैल्यू और इसका मत का वैल्यू। अब होता है न्यूनतम कोटा, क्या होता है, एक होता है न्यूनतम कोटा और एक होता है एकल संक्रमण प्रणाली। क्या है एकल संक्रमण प्रणाली, जब ये वोटिंग होता है, ठीक है, जब ये वोटिंग होता है तो उस समय क्या होता है, नाम लिख के देने पड़ते हैं, नंबर लिख के देना पड़ता है। जैसे क्या है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे बीजेपी की और कांग्रेस को वोट देना है, ऐसा नहीं है कि मैंने बीजेपी को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना नहीं, 5 पार्टियां खड़ी हुई तो मुझे पांचों पार्टी में क्या करना है, मुझे वरीयता देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, वरीयता, कि पहले नंबर पर मेरा वरीयता इस व्यक्ति के लिए है, दूसरे नंबर पर मेरा वरीयता इस व्यक्ति के लिए है, तीसरे नंबर पर मेरा वरीयता इस व्यक्ति के लिए, चौथे नंबर पर वरीयता इस व्यक्ति, ये एक वरीयता क्रम देना पड़ता है, ठीक है। जो व्यक्ति 50% प्लस का मत ले जाता है वो जीत जाता है, लेकिन 50% प्लस का मत अगर तुम नहीं ले पाए, न्यूनतम कोटा भी आप हासिल नहीं कर पाए, ठीक है, न्यूनतम कोटा जो है वो आप हासिल नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, ये उस चीज को पूरा नहीं कर पाए जो इनकी योग्यता को निर्धारित कर रहा है राष्ट्रपति पद पर, ठीक है, उसको अगर नहीं कर पाए तो जो तीसरा व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है, ये जो वरीयता क्रम है, मान लीजिए एक वरीयता क्रम में ये है और एक ये आप लोग दे रहे हैं, कौन दे रहा है, ये आप लोग दे रहे हैं वरीयता क्रम में, ठीक है। तो कंपटीशन किसके बीच में होगा, 2 लोगों के बीच में होगा, किसके बीच में होगा, 2 लोगों के बीच में। पहली वरीयता सीट पर ये देखा जाएगा कि पहले टोटल मत किसने किसको दिए हैं, किसने किसको दिए हैं। मान के चलिए कि ये 5 लोग हैं,
ये 5 लोग हैं, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5, ठीक है। इसने ए का नाम दिया, इसने ए का नाम दिया, इसने बी का नाम दिया, इसने बी का नाम दिया और इसने सी का नाम दिया, ठीक है। इसने दूसरे पर दिया है बी का, इसने दूसरे पर दिया है बी का, इसने दूसरे को दिया है सी का, इसने दिया है सी का और इसने दिया है बी का। ये तो नहीं ये नहीं वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पर सबने ये दिया अपने पर, ठीक है, कोई भी दे सकते हैं, डबल लिया है, फिर तीसरे पर फिर जाएगा। इसने मान लीजिए तीसरे पर दिया है सी का, इसने दिया है सी का, इसने दिया है ए का, इसने दिया है ए का, इसने दिया है ए का। बात समझ आ गई? वरीयता क्रम में क्या लगा है कि पहले हमने काउंट किया, इसको काउंट किया, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ठीक है। हमने देखा ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, 2 है दोनों पास, लेकिन हमें 2 से मतलब नहीं है, हमको मतलब है न्यूनतम कोटा से कि न्यूनतम कोटा इन्होंने पूरा किया या नहीं किया। अगर ये न्यूनतम कोटा पूरा नहीं कर रहे हैं, अगर ये न्यूनतम कोटा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पीछे सेकंड प्रेफरेंस दी गई है, किसकी दी गई है? सेकंड प्रेफरेंस। इस सेकंड वाले व्यक्ति को हमें उठाकर देखना पड़ेगा कौन किसमें शामिल कर रहा है। दूसरे में देखो अभी पूरा नहीं किया, लेकिन दूसरे प्रेफरेंस देखो बी बी बी। दूसरी बात, प्रेफरेंस में जीत किसकी हो रही है? बात को समझने की कोशिश करो, किसकी जीत हो रही है? बी की या ए की? बी की। यहाँ से ये वाला कोड वैल्यू हमने इसको उठा लिया, इसको समझो, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मत सीढ़ियां पड़ी हुई हैं, सबके मत पड़े हुए हैं जिसमें वरीयता क्रम दिया हुआ है, बहुत सारे पड़े हुए हैं, इतने सारे हैं, ठीक है। सारे जितने भी राज्य विधानसभा है, जितने भी राज्यसभा है, लोकसभा सभी के निर्वाचित सदस्यों ने अपना वोट दे दिया और उन्होंने अपने वरीयता क्रम दे दिया। क्या दे दिया? वरीयता क्रम दे दिया। और वरीयता क्रम में हमने उठा के देख ली, हमने सब उठा के देखे भैया कोई भी न्यूनतम कोटा पूरा कर नहीं रहा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि सेकंड सीट पकड़नी पड़ेगी। क्या पकड़नी पड़ेगी? सेकंड में हमने देखा उठा कि किसके पास कितना वोट है। सेकंड वाले में हमने देखा उठा किसके पास कितना वोट है, हमने सेकंड वाले का इसका भी उठाया और इसका भी उठाया और हमने किसमें ऐड कर दिया? इसके पहले वाले में, उसका भी सेकंड उठाया, इसका भी सेकंड उठाया। तो बस सेकंड को उठा के देखोगे प्रेफरेंस में तो जीत किसकी जा रही है? साफ साफ दिख रही है, ए की या बी की जा रही है? बी की जा रही है। ऐसे ही तीसरा प्रेफरेंस, अगर फिर भी न्यूनतम कोटा दूसरी बार में भी हम पूरा नहीं कर पाए तो फिर तीसरा वाला प्रेफरेंस है भाई, ये वाला तो क्रॉस ही हो गया। कौन सा? ये तो क्रॉस ही हो गया, ये तो क्रॉस ही हो गया। कंपेयर किसमें चल रहा है? बी की में। दूसरे वरीयता क्रम में जीत किसकी दिखाई दे रही है? बी की दिखाई दे रही है। अभी भी अगर न्यूनतम कोटा आपको पूरा नहीं कर पाए तो फिर तीसरे प्रेफरेंस में जाएंगे। बात समझ आ रहा है? उस प्रेफरेंस को हम ऐड करते चलेंगे और हम देखेंगे न्यूनतम कोटा जिसने पूरा कर लिया वो व्यक्ति जीत जाएगा। हो सकता है पहली बार में पहली वरीयता सीट पर हो सकता है किसी को कितना मिले? 20 मिले और एक व्यक्ति कितना मिले? 35 मिले। कितना मिले? 35। एक को 20 मिला और दूसरे को 35 मिला। पहले वाले वरीयता क्रम में एक को 20 और एक को 35। तो पहले वरीयता क्रम में अगर आप देखो तो कौन जीत रहा है? 35 वाला। लेकिन जैसे ही दूसरे वरीयता क्रम में पहुंचे हो सकता है उलटफेर हो जाए। अरे हो सकता है ना, सबकी दूसरी वाली जो वरीयता हो सकता है वो एक ही व्यक्ति को, जैसे कि हम अपने देश में यहाँ मान के चले, यूपी में मान के चले, ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझोगे जैसा मैं समझा रहा हूं। जैसे मान के चलिए पहली वरीयता पर तुमने बीजेपी को चुना, ठीक है। पहली वरीयता पर तुमने किसको चुना? बीजेपी को। दूसरी वरीयता पे किसी ने चुना एसपी को, किसी ने चुना बीएसपी को, किसी ने चुना किसी को, ठीक है। भाई तुमने बीजेपी को चुना है, लेकिन मैंने एसपी को चुना है, मैंने बीएसपी को चुना है, मैंने कांग्रेस को चुना है। लेकिन दूसरी प्रेफरेंस में हो सकता है कि ये कांग्रेस वाले एसपी को पसंद करते हो, मैं बीजेपी वाला दूसरी पसंद में किसको पसंद कर रहा हूँ? एसपी को पसंद कर रहा हूँ और बीएसपी वाले भी एसपी को पसंद कर रहे हैं। ऐसा संभव है नहीं है। ये प्रेफरेंस यहाँ पर काम आती है अगर न्यूनतम कोटा तो पूरा नहीं कर पाए तो। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर उलटफेर हो जाएगा। अगर तुम देखोगे अपने राज्य में उठाकर तो दूसरे प्रेफरेंस में अगर पार्टी पकड़ने का कोशिश करोगे तो तुमको एक बात दिमाग में जाएगी कि यार अगर हम देखें बीजेपी वाले ना, बीजेपी वाले हमको जो मुझे अंदाजा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरी जो संकल्पना है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाए, मेरे आप में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि बीएसपी वाली जो पार्टी के लोग थे वो सेकंड प्रेफरेंस पे एसपी को पसंद कर रहे थे। बीजेपी वाले भी सेकंड प्रेफरेंस पर कांग्रेस को पसंद नहीं करते, सपा को पसंद नहीं करते, सॉरी बसपा को पसंद नहीं करते, किसको पसंद करते हैं? सपा को। जहां तक मैं समझ रहा हूं दूसरी प्रेफरेंस लगभग अगर देख रहा है तो एसपी के पास वोट बैंक ज्यादा बनता है मेरी नजर के अकॉर्डिंग। हो सकता है आपने कुछ और दिखा दे, सच्चाई अपने आप को अपने सोच के अपने अनुमान होते हैं। मेरा अनुमान ये कहता है कि मैं बीजेपी वालों के पास बैठा तो मुझे जानकारी मिली कि भैया इन्होंने किसको पसंद किया सेकंड नंबर पे,
भाजपा जीत जाए या कैसे, या तो भाजपा जीत जाए कैसे नहीं है, टक्कर किसके बीच ही है, बीजेपी। कुछ लोग पूछो क्या कहते हैं, बीजेपी और एसपी के बीच की टक्कर है साहब। कुछ लोग पूछो क्या कहते हैं, बीएसपी और एसपी के बीच की टक्कर है साहब। किसी पूछो क्या कहेगा, कांग्रेस और एसपी के बीच की टक्कर है साहब। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदर लग रहा है कि सेकंड नंबर पे एसपी चल रही है, तो हो सकता है सेकंड प्रेसिडेंट पर किसको रख रहे हो, एसपी को। बीजेपी ना होती तो हम किसको रख करते, एसपी को वोट देते, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर प्रेफरेंस वरीयता करना। अगर पहली बार में आप नियंत्रण पूरा नहीं कर रहे हैं, सेकंड वरीयता पर जिसने जिसका नाम लिया है, ठीक है, जिन दो लोगों के बीच में, तीन लोगों के बीच में कंपटीशन जा रहा है, ठीक है, उन्हीं को ऐड किया जाएगा, बाकी को हटा दिया जाएगा। मान लीजिए 15 लोग खड़े हुए राष्ट्रपति पद पर टक्कर कितनी हो रही है, पहले 3 या 4 में हो रही है, तो वरीयता करना सेकंड पर उठाया, उनको ऐड कर दिया। पहुंचने की बात समझ में आ रही है। जैसे उन्होंने जिसने पूरा कर लिया, इसलिए फर्क नहीं पड़ता पहली वाले वरीयता कर में पहली बार में कौन आगे चल रहा है, मतलब नहीं है, या तो पूरा कर जाओ, ये नहीं तो सेकंड वाली वरीयता कर की सीढ़ी उड़ जाएगी। सर जैसे आपका 15 लोग लड़ रहे हैं, तो फिर मतलब जैसे 4 लोग तो वो में जोड़ दिए जाएंगे। हाँ, सेकंड वाले रेफरेंस जो है उठाकर उसमें जोड़ दिया जाएगा, नहीं तो पूरा पार्ट नहीं। 4 में जोड़ दिए जाएंगे। 4 में मतलब आज जो लोग कंपटीशन में ही नहीं है, ठीक है, उनको हटा दिया जाएगा। भाई वरीयता करने का मतलब क्या है, 4 में जोड़ दिए जाएंगे। जिनका है उन 4 में जोड़ दिया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस में हमने दिया है वोट वैल्यू कि हमारे पसंद ये है, हमारी पसंद और ये है। अगर पहला ना होता तो हम दूसरी पसंद इसको रखते, अगर ये पहला ना होता तो हम अपनी दूसरी पसंद ये रखते। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बड़ा टिपिकल प्रोसेस है। पहला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जो मैंने आपको बता दिया, राज्य की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सेकंड है आपका एकल संक्रमण, संक्रमण हो रहा है, क्या हो रहा है, संक्रमण, एक एक करके हटाए जा रहे हैं, क्या हट रहे हैं, एक एक करके हटाए जा रहे हैं, है ना। और हम देख रहे हैं कि कौन न्यूनतम कोटा प्राप्त कर पा रहा है, जिसने न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया वो राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है। तो बड़ा टिपिकल प्रोसेस होता है, एक ही व्यक्ति है ना। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कौन व्यक्ति है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है, तो एक ही व्यक्ति है, कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्या अब्दुल कलाम आजाद सेकंड बार राष्ट्रपति बने थे, बने थे, नहीं बने थे? नीलम संजीव रेड्डी वो व्यक्ति हैं जो पहली बार राष्ट्रपति पद पर हारने और दूसरी बार चुन लिए, ठीक है। राम पेपर में नीला पूछा गया है, पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है कौन राष्ट्रपति है जो एक बार राष्ट्रपति के चुनाव में हार चुका है, लेकिन अगली बार खड़े होने पर वो व्यक्ति जीत गया है, ठीक है। ये सवाल पेपर में आ चुका है। तीसरा है बीबी गिरी, क्या नाम है, बीबी गिरी वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने क्या करवाया था, दोबारा मतगणना करवाई, ठीक है। पहली मतगणना में फिर वो हार गए थे, लेकिन सेकंड मतगणना क्या हुआ है, वो जीत गए, ठीक है। और निर्दलीय व्यक्ति, कैसे व्यक्ति थे, निर्दलीय उम्मीदवार थी। और बड़ी बात है कि एक निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस से उस समय जीत गया, निर्दलीय निर्दलीय होगा, किसी पार्टी का टुकड़ा नहीं किया था, और अपनी तरफ से खड़े रहता है, उस तरह से। बात समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आया आपको कैसे निर्वाचन है इसका। पहले मैंने आपको बताया योग्यताएं, लाभ के पत्र नहीं चाहिए, 35 वर्ष का होने चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, इसके अलावा 50 व्यक्ति प्रस्तावक होने चाहिए, 50 व्यक्ति अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका निर्वाचन केंद्र क्या है, अनुपातिक पर एकल संक्रमणीय पद्धति पर आधारित प्रत्यक्ष मतदान है, अप्रत्यक्ष मतदान है, अप्रत्यक्ष मतदान है, कैसा है, अप्रत्यक्ष। जब तक जनता नहीं चुनेगी क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष कहलाएगा। जब तक जनता नहीं चुनेगी किसी को क्या कहलाएगा। अच्छा दूसरा बताओ, नियुक्ति है या निर्वाचन है, नियुक्ति है या निर्वाचन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है, क्या होती है, प्रधानमंत्री क्या होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, क्या होती है, प्रधानमंत्री नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री का वोट देते हो तो प्रधानमंत्री को वोट देते हो, सुना है मैंने मोदी जी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, मतलब बीजेपी को वोट दिया, तुमने कहा मोदी जी को वोट दिया, मोदी जी को तो उन लोगों ने अपना बहुमत का नेता बताया और उसको राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, उसको प्रधानमंत्री कर दिया था। ध्यान रखना क्या होता है, उसका नियुक्ति होता है, ठीक है, निर्वाचन नहीं होता है, ठीक है। मंत्रियों को क्या होगा, सॉरी मंत्रियों का क्या होगा, नियुक्ति होगा। मंत्री परिषद भी है, वो हम लोग कोई किसी मंत्री को
संवैधानिक पद हैं, है ना, जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सब की क्या होती है, नियुक्ति होती है। ठीक है, कौन करता है नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। मैं तुमसे राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति का नियुक्ति करोगे, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से बड़ा हो गया मतलब, अरे हमेशा नियुक्ति कौन करता है, अपने से बड़ा। क्या राष्ट्रपति से कोई बड़ा हो सकता है, राष्ट्रपति से कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। आफ्टर नेचर उसकी नियुक्ति क्या सीजीआई करेगा, अरे क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा क्या, उसका कोई नियुक्ति नहीं करता है, ध्यान रखना। हाँ, उसकी जगह कार्य जरूर कर सकते हो आप, उसकी जगह कार्य कौन करता है, उपराष्ट्रपति। अच्छा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होगी तो कौन करेगा कार्य, सीजीआई की नियुक्ति होगी तो कौन करेगा कार्य, हाई कोर्ट के नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को वो उम्र के दो वरिष्ठ होंगे। सर इतने सारे नहीं बढ़ जाएंगे, अब इतने सारे थोड़ी बढ़ जाएंगे, 34 में से कितने हैं टोटल मिला के 34 है, 33 प्लस 1 इसमें कितनी है, अरे इसमें संख्या कितनी है, 33 प्लस 1, 33 क्या है, वो तो ज्यादा सकते हैं कि है ना, इससे ज्यादा हो सकते हैं कि आपका सब नहीं है। हाँ अभी नहीं है, आगे चलकर तुम और बढ़ाते जाओगे, है ना, अपना क्षेत्र बढ़ाते जाओगे, जनसंख्या बढ़ाते जाओगे तो और आवश्यकता बढ़ सकती है। क्यों भाई, पहले इतने नहीं थे, पहले तो बहुत कम थे। सर इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन फिर भी इतनी संख्या नहीं बढ़ रही है। नॉलेज ले लो, ठीक है, जीवन बड़ा है, विवेचना करने के लिए, हिंदी बढ़िया विवेचना करने के लिए, विवेचना करने के लिए अभी नॉलेज लेने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, नॉलेज। अब ये जो सामाजिक लोग चल रहे हैं, दिमागी फूल चलते हैं, उनसे दिमाग से निकालो होते हैं। अभी अरे भाई तुम लोगों की विवेचना करनी है क्या, किसी चीज की तुम्हें विवेचना करनी चाहिए, किसके बीच में, दोस्तों के बीच में डिस्कस करो, लेकिन किसके बीच में, दोस्तों के बीच में। टीचर से अभी इसके बारे में डिस्कस मत करो, अभी तुम लोग क्या करो, नॉलेज ऐड करो। जब खूब सारी नॉलेज मिल रही है, जब इस तरह पहुंच जाओ, गहराई में पहुंच जाओ, तब गहरी वाली बातें करना। क्यों, जैसे गहरी वाली बातें कौन सी है, एक आरक्षण का मुद्दा है, गहरी वाली बात, जाति होते हैं, धार्मिक होते हैं, कैसे होते हैं, सरकार पर उंगली उठाने वाले होते हैं, कैसे होते हैं, है ना, ये सब गहन अध्ययन के विषय। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट भी होता है ना, वो भी उस व्यक्ति का बड़ा गहनता से अध्ययन करता है, जो रेप करके आया है, जो मर्डर करके आया है, कई लोग उसका भी बड़ा गहन अध्ययन करता है, तब डिसीजन लेता है क्या गलत है और क्या सही है। तो जब तुम लोग किसी विषय के बारे में डिस्कस करो ना, तो उससे पहले बहुत सारी जानकारी ले लो उसके बारे में, पहले पढ़ो अच्छे से, क्या करना है, पहले खूब डिटेल स्टडी करो, उसके डिटेल स्टडी करने के बाद में फिर एक बार विवेचना करना, तब गहराई में जाए। ठीक है, तो बाद में विवेचना करना। अभी क्या है, जब से पॉलिटी पढ़ने का कोशिश करो, इतिहास पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ो, जैसे लेख पढ़ो, लेख आते हैं, ठीक है, अपने अभी अपने दिमाग को खुलने दो। खुलेगा कब, जब नॉलेज होगी तभी तो खुलेगा। तो चौराहे पे खड़े हुए साहब कह रहे हम आरक्षण का विरोध करते हैं, अरे तुमको ये नहीं पता कि आरक्षण कितने % दिया गया है, आरक्षण दिया क्यों गया है, तुमको ये नहीं पता, ठीक है, आरक्षण कब दिया गया था ये तुमको नहीं पता, है ना, तुमको अभी कुछ पता तो है नहीं, और तुम कहाँ गए कि हम आरक्षण का विरोध करने, चलो भाई बाहर जाओ, चलो 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 कह दो बाकी किसी ने उसका भी बड़ा निर्दयी जवाब है। सरकारी रिपोर्ट आई है न्यूज़पेपर में, जो कुत्ते होते हैं ना, वो प्रत्येक मतलब हर साल 5,000 रुपये का। हाँ, ये रोड पे निकल कर यहाँ से छोड़ के चले या तो दो से तीन कुत्ते आपको मरे हुए मिलेंगे रोड पर। आते हैं सबसे पहले कौन मिलता है, तुमको मरा हुआ कुत्ते ही मिलते हैं रोड एक्सीडेंट
संख्या वाला भी करना है, ये वाले हफ्ते में रहेगा। चलो भाई शक्तियां देख लो इनकी, ठीक है, क्या क्या शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां हो सकती है इसकी। तीन तरह के मैंने आपको बताया था, तीन तरह के आपके शासन के क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। तीन स्तंभ है शासन के, कितने स्तंभ हैं, तीन। पहला कौन है कार्यपालिका, फिर विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। तीन स्तंभ है आपके, तीनों स्तंभ है तो तीनों इसकी जगह में शक्ति काम करेगा। अरे कार्यपालिका संबंधी शक्ति इनकी अलग होगी, राष्ट्रपति की। न्यायिक शक्तियां अलग होंगी, विधायक शक्तियां अलग होंगी। इसके अलावा एक चीज और है, एक डिपार्टमेंट और है जो अलग से रहता है, कौन है, सैन्य विभाग, ठीक है। भाई सेना अलग रहता है, लेकिन सेना में भी इनका अपना झंडा है, क्योंकि सैनिक सर्वोच्च कमांडर है भाई, देश के सैनिक सर्वोच्च कमांडर है। उसमें भी अगर किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उस पर भी ये अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, ठीक है, रोक कर सकते हैं, ठीक है, निलंबन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है तीन तरह की शक्तियां। चौथी शक्ति क्या बताइए आपको, सैनिक शक्ति। पांचवी की बात की जाए तो कुछ विशेष शक्तियां हैं। विशेष शक्ति का मतलब क्या है कि जैसे कि मान के चलिए तुम्हारे पास भी कितना है, तुम लोग आए कितने हुए, तुमने बोला कि भैया हमारे पास वोट अच्छा है ना, हमको जो है प्रधानमंत्री का दावेदारी, हमको अपनी सरकार की दावेदारी करनी है। किसकी दावेदारी करनी है, सरकार की हमको दावेदारी करनी है। जैसे बोलते नहीं, हमारे पास लोकसभा की 50% प्लस लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, हम भी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। अब ये जब तक वोट नहीं पड़ेगा तब तक कैसे देख पाओगे, ये बताओ, जब तक वोट नहीं पड़ेगा तब तक तुम देख पाओगे क्या। मैंने कहा जब मोदी जी ने कहा मेरे पास 50% संख्या बल है जो मेरा सरकार बना सकता है। दूसरी तरफ से आपका राहुल गांधी आ गए, वो बोले नहीं 50% मेरे पास संख्या बल है ना, मैं अपनी सरकार बना सकता हूँ। कौन किसको मौका दिया जाए, जिसको पहले मौका दे दिया वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खुरापाती दिमाग में चलाएगा। अरे जिसको पहले मौका चला मिला है, मान के चलिए 5 वोट का अंतर है, मात्र 5 वोट का अंतर है इनके पास में उनके पास में, लेकिन जिसके पास पहला मौका होता है हम उसके साथ खड़ा होना पसंद करते हैं। अरे चलो यार, कई बार क्या होता है, अरे हम इनके साथ नहीं है, इनके साथ नहीं है, हम तो सरकार के साथ रहना चाहते हैं, हम तो सरकार के साथ दोनों नहीं खड़े हुए। जिसने पहले खड़ा हो, जो पहले खड़ा हुआ उसके साथ खड़े हुए, आई लेट चलो, हमें तो दोनों के साथ रहना है, हम इनके साथ खड़े हुए। तो सरकार दोनों की बन सकती थी, लेकिन इनकी बनती क्योंकि इनको मौका पहला मिला। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति के ये अपने मनोभाव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बहुमत सिद्ध करने का मौका किस सरकार को दे रहा है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है। अरे कार्यपालिका में जितने भी काम हैं वो सारे के सारे काम किसकी सलाह पे होते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पे। किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है बेटा, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। अरे मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रमुख है प्रधानमंत्री, और मंत्रिपरिषद की सलाह पे कौन काम करेगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका के रूप में, ठीक है। लेकिन मंत्रिपरिषद तो बनी नहीं है अभी, सरकार तो बनी ही नहीं है। क्या सरकार बन गई, सरकार तो बनी नहीं है, तो हम किसको मौका देंगे, जिसका हमें मन करेगा, हमारे मनोभाव को। इस चीज को आप कोर्ट में नहीं ला सकते, इस चीज पर आप उंगली नहीं उठा सकते कि राष्ट्रपति ने मौका पहले किसको दिया। और मेरी बात समझ रहे होगे, जो पहला मौका पाता है वो फायदे में रहता है। क्यों फायदे में रहता है, मैंने बता दिया। कुछ ऐसे भी एमपी हैं जो ये कहते हैं कि जो है ना जिसके समूह उसे मौका दे देना, हम तो सबके साथ तैयार हैं, तुम्हारे साथ भी तैयार है और तुम्हारे साथ भी तैयार है ना, हमारा इसमें कोई लेने नहीं है। तो ऐसे मौके को कोई छोड़ता नहीं है। क्योंकि देखो अगर ये पहले खड़ी हुई और मैंने इनको मना कर दिया तो मैं इनका विरोधी हो गया, समझो। मैंने इनको मना किया तो इनका विरोधी हुआ ना, लेकिन मैंने इनको मना नहीं किया, के साथ चला गया, तो क्या मैं उसका विरोधी हुआ, नहीं। मैंने उनका विरोध नहीं किया है, मैंने इनका सपोर्ट किया है। बात को समझो, एक होता है विरोध करना, एक होता है सपोर्ट करना। मैंने इनका विरोध नहीं किया है, मैं तुम्हारा भी सपोर्ट करता हूँ और मैं इनका भी सपोर्ट करता हूँ। इनने मुझसे मांगा तो मैंने इनको सपोर्ट कर दिया, तुम मांगते तो तुमको सपोर्ट कर देता। लेकिन ऐसा मौका आया ही, तो मैं क्या आपका विरोधी हुआ, मैं आपका विरोधी नहीं हूँ। जैसे कि मैं मान लो मैंने बीजेपी को वोट कर दिया, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस में मेरे पास एसपी रखी हुई है, कौन रखी हुई है, तो क्या मैं एसपी का विरोधी हूँ। मेरे पास सेकंड प्रेफरेंस में बीएसपी रखी हुई है, मैं बीएसपी का विरोधी हूँ, नहीं, मैं विरोधी नहीं हूँ। मैं सपोर्टर बड़ा हूँ उस पार्टी का जिसको मैं वोट दे रहा हूँ। हम विरोधी, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ प्रोसेस क्या चल रहा है कि हम एक पार्टी के सपोर्टर में जाते हैं, पार्टी के क्या बन जाते हैं, कट्टर विरोधी।
होता है विधायिका संबंधी शक्ति होती है। विधायिका संबंधी शक्ति क्या होती है? अच्छा पहले कार्यपालिका संबंधी शक्ति समझ लो। जितने भी देश में कार्य होंगे, ठीक है, जितने भी देश में कार्य होंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे? सरकार के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ये इसका कार्यपालिका शक्ति। सरकार कोई भी कार्य करेगी किसके नाम से करेगी? राष्ट्रपति के नाम से करेगी, पहली बात, ठीक है, कार्यपालिका। दूसरी चीज, जितनी भी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति होती है वो भी नियुक्ति पर किसके प्रसाद पर्यंत होती है? अरे भैया जितना विदेश में नियुक्तियां होता है किसका नियुक्ति? संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, महिला आयोग की नियुक्ति, मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति, ये सब जितनी भी नियुक्तियां हैं, ठीक है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है? सब राष्ट्रपति के द्वारा है, ठीक है। ये शक्तियां हैं कौन सी की? कार्यपालिका संबंधी शक्ति। आप कहोगे विधायी शक्ति क्या होती है? विधायी शक्ति क्या होती है? विधायी शक्ति क्या होती है? अरे बिना इनके साइन के तो कानून नहीं बन सकता भाई। सबसे बड़ी विधायी शक्ति क्या है कि इनके बिना साइन के कोई भी कानून नहीं बन सकता। इसके अलावा जिस समय सत्र नहीं चल रहा हो, जिस समय सत्र नहीं चल रहा होता है, जैसे कि मान लीजिए अरे संसद में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। पहला कौन सा है? बजट। दूसरा कौन सा है? मानसून। तीसरा कौन सा है? सी। 3 सत्र हैं। 3 सत्र किसी भी सत्र के बीच में 6 महीने से लगातार नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने से लगातार किसी भी सत्र के बीच में नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच में आपका 6 महीने से लगातार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये सत्र चल रहे हैं, लेकिन बीच में हमें कभी इमरजेंसी बढ़ के सत्र नहीं चल रहा है। सत्र क्या हो चुका है? स्थगित हो चुका है। हम उसका सत्रावसान कर चुके हैं। स्थगित नहीं हुआ है, क्या हुआ है? सत्रावसान हो चुका है, ठीक है। अब वो सत्रावसान हो चुका है, सत्र नहीं चल रहा, लेकिन हमें किसी कानून की आवश्यकता पड़ी है। हमें इमरजेंसी में किसी कानून की आवश्यकता पड़ी है, तो कानून कैसे बनता है? अरे लोकसभा में जाएगा, वहां से पास होगा, राज्यसभा जाएगा, वहां से पास होगा, अन्यथा राज्यसभा जाएगा, वहां से पास होगा, फिर लोकसभा जाएगा, वहां से पास होगा। दोनों जगह से पास होने के बाद राष्ट्रपति बन जाएगा, वहां साइन होगा, ठीक है। और वहां साइन होने के बाद क्या हो जाएगा? कानून बन जाएगा। उस सत्र में भी जब वो लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा, कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं, ठीक है। पहले वाचन में क्या होता है? क्या रहता है? रखा जाता है। पहले वाचन में क्या होगा? रखा जाएगा। दूसरे वाचन में उस पर बहस होती है। तीसरा वाचन ना, जो संशोधन पे बहस हुई, ठीक है, उस बहस और संशोधन यही हो गया, ठीक है। तीसरे पर क्या होता है? वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है, आगे बढ़ जाता है। अब वो भैया साइन होगी, आगे दूसरे उसमें चला गया सत्र। अब मान पिछली सारी प्रक्रिया तो कितनी लंबी है और हमें इस समय सत्र ही नहीं चल रहा है, संसद का कोई सत्र चल नहीं रहा है, और हमें किसी नियम की आवश्यकता पड़े कैसे? अरे सरकार तो हम ही ने चुनी है भाई। सरकार कोई क्रिमिनल काम थोड़ी करेगी, माना बेहतर नहीं कर पाएगी ना, बहुत बेहतर नहीं कर पाएगी, इसका मतलब क्या है? बुरा करेगी क्या? इसके साथ बुरा थोड़ी करेगी घटना के प्रति। तो क्या सरकार के पास मौका नहीं होना चाहिए इमरजेंसी टाइम में कानून बनाने का? तो वो मौका भी हमारे संविधान के लोगों ने समझदारी से इसमें दिया है ना, राष्ट्रपति को दिया है कि भैया आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का मतलब क्या है? एक टेम्पररी कानून। क्या है ये? एक टेम्पररी कानून है जिसको आपको 6 सप्ताहों के भीतर, कितने सप्ताहों के भीतर? 6 सप्ताहों के भीतर आपको उसको, जैसे ही सत्र चालू होता है तो सत्र के अंदर उसको आपको क्या करवाना है? पास करवाना है उस कानून को। अगर 6 सप्ताह के अंदर आप उसे कानून बनाने में असफल होते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो कानून क्या हो जाएगा? वो अध्यादेश क्या हो जाएगा? आपका समाप्त हो जाएगा। ये आपका जो अधिकार है अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का, ये किसमें आता है? विधायी अधिकार। किसमें आता है? विधायी अधिकार, ठीक है। ये इसका कैसा अधिकार है? विधायी अधिकार है। इसके अलावा 2 राज्य आपस में लड़ रहे हैं सीमा के विवाद को लेकर, यहाँ पर भी राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। ये भी क्या है? विधायी अधिकार है। तीसरा अधिकार क्या है इसका? न्यायपालिका अधिकार। क्या है? न्यायपालिका अधिकार। क्या है न्यायपालिका का अधिकार? विधायी अधिकार में कहाँ बताओ? ठीक है। अगर किसी भी मामले में राष्ट्रपति को ये लगता है कि मुझे इस चीज में कानूनी जानकारी की आवश्यकता है ना, कानूनी सलाह की आवश्यकता है, ये मामला जो मेरे संज्ञान में आया है, ये इस मामले पर अगर मुझे ठीक से चीज समझ नहीं आ रही, माना मैं मंत्रिमंडल की सलाह में काम कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या? पूरी तरह से मैं टूट गई हूँ। कभी मुझसे किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति ने पूछ लिया, किसी दूसरे के विपक्ष के आदमी ने पूछ लिया कि सर आपने ये इसको परमिशन कैसे दे दिया, आपने सरकार को कुछ कहा क्यों नहीं?
तो राष्ट्रपति को नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मुद्दे के मामले में कि भैया कहाँ पर कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए। अरे जानकारी तो होनी चाहिए, तो वो जानकारी होनी चाहिए इसके पास। इसके अलावा उन्हें भी कहने का हक तो है, सरकार को तो कई बार चीज थोड़ा सा दे दी कि गड़बड़ हो रहा है ना, तो ये उनको हक तो है कम से कम, ये हक तो उनसे भी छीन सकते, ये रेस्पेक्ट है, राष्ट्रपति पद पर है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मुझे न्यायिक सलाह की जरूरत है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज से, मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में सलाह ले सकता है, किसी और जज से भी ले सकता है। ऐसा नहीं कि मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये है मुख्य न्यायाधीश से दूसरे से क्यों लेंगे, क्यों है ना, तो मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। ये क्या है, इसका न्यायिक अधिकार है, न्यायिक शक्ति है इसके पास। ठीक है, दूसरी न्यायिक शक्ति क्या है, क्षमा कर सकता है किसी व्यक्ति को, है ना, क्षमा कर सकता है। नींद आ रही है बहुत तेजी से, है ना, तो नींद आएगा तो थोड़ा सा उठ जाओ, टहल जाओ, पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं। नींद आना कोई बुरी चीज थोड़ी है, नींद आना कोई क्रिमिनल ऑफेंस थोड़ी है, नींद आना नॉर्मल प्रक्रिया है, आ जाती है। रात को नहीं तो घुमा जाती है ना, थोड़ा कम खाते हैं वो आ जाती है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं, कोई बार चीज़ों में सुबह मिल जाते हैं तो आ जाती है। तो नींद आना नॉर्मल प्रक्रिया आ सकती है, लेकिन उसको नहीं भगा रहे हो और ऐसे बैठे जा रहे हो लगातार, है ना, नींद में बैठ सकते, ये दुखद है। नींद आए तो दो जाकर पानी पी लो जाकर, क्यों दोबारा हम चलती तो उठा दूंगा, कोई बात नहीं। चलो, इसीलिए कहते हैं कि ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास से ज़्यादा ताकतवर है। लोग कहते थे जिस समय ये जियो वाला मोबाइल आया था ना, ये एयरबड फ्री हुआ, तो लोग कहते थे कि अरे वो ऑफलाइन कोचिंग सब खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, हम लोग तो कोचिंग में पढ़े, बच्चों से पढ़े, ये कोचिंग है ना, 2000 से 15-18 साल हमने कोचिंग में निकाला, तो हमें पता है कोचिंग की ताकत क्या है, ऑफलाइन कोचिंग की ताकत क्या है, ये बात हमें अच्छे से पता है। 250 बच्चे हमारे क्लास में बैठा करते थे, और हम कोने में भी बैठा करते थे, और वहाँ से सर हंसे, और कितनी भी गहरी नींद में भी बताई, तो इसमें जो खंबा पता था कई बार तो उसकी उठ में निकाली थी, तो ये वहाँ बैठे आने कोने में लगा, सर के लिए बच्चे और क्लास में सर ने हंसवा दिया, है ना, तो इतनी भयंकर हंसी हुआ करती थी सब बच्चों की। कभी कभी तो ये हाल होता कि सर ने बोल दिया हाँ भाई ठीक है बस हो गया चलो पढ़ाई चलो, एक दो बच्चे ऐसे भयंकर हुआ करते थे, बच्चे रुकते ही नहीं थे, वो रुकते ही नहीं थे, इसका बच्चे भागते जा रहे आते जा रहे, सब अरे हो गया घंटे बजा कंट्रोल कर, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि ऑनलाइन क्लास फेल हो जाती थी ऑफलाइन क्लास। इस मामले में ऑफलाइन क्लास आगे रहती है, तुम घर पर पढ़ रहे हो ऑनलाइन, है ना, तुमने क्या किया, तुमको लगा 5 मिनट पढ़ने का मन करा, तुमने रोक दिया क्लास से, क्या कर दिया, रोक दिया। सच्चाई क्या है, जब क्लास में बैठे होते तो बीच में नहीं रोक पाते क्या क्लास में नहीं रोक पाते। दूसरी चीज क्या है, जब ऑनलाइन क्लास पढ़ते हो तो रोड में पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, रोड में बोल भी सकते हो, कोई घटना नहीं होती। लेकिन जब क्लास में पढ़ते हो ना तो क्या होता है, कहानी की तरह चीजें चलती चली जाती है, रोड में नहीं होता, आराम पढ़ते रहिए, आराम से बैठे, नई नई कहानियां होंगी, नई एक्टिविटियां होंगी, कभी तुम करोगे कभी तुम्हारे पास वाला करेंगे। तो ऑफलाइन क्लास इस मामले में हमेशा आगे रहती है। क्लास में क्या होती है, जो एक्टिविटी है वो एक्शन रिएक्शन के माध्यम से चलती है। कैसे, एक्शन और रिएक्शन। तुमने कोई एक्शन किया तो मैं रिएक्ट करूंगा, और मैंने रिएक्ट किया, हाँ रिटर्न्स कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन का थर्ड लॉ है, और क्रिया प्रतिक्रिया का थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ हुआ था धक्का देने में क्रिया करना है, यानी कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, वो सीधी रेखा में चल रही है, जब तक उस पर कोई अन्य कोई बल ऑपोजिट बाहर में ना आए। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड m बराबर m है सर, द्रव्यमान इनटू दृढ़, एक दूसरे को मापो दृढ़ एक्सेलरेशन वाला मामला है, मतलब फोर्स जैसे लगता जाएगा, चीजें बढ़ती जाएंगी। तीसरा है एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। चलो भाई ठीक है, न्यूटन तीनों लॉ पढ़ लिया आपने, ठीक है, पेपर में आते हैं, ठीक है, खासकर ये एक्शन रिएक्शन वाला तो कुछ इसके अलावा पहला लॉ का कुछ पहला और एक्शन रिएक्शन इसको तो पूछता ही नहीं है, ये दो पूछेगा। ठीक है, एक्शन रिएक्शन वाला और कि कोई बल नहीं लगता है, किसी तरह का कोई बल अब सपोर्ट में नहीं अपोज में लगता है, तो वो चीज़ों को बता नहीं हुआ, जैसी स्थिति में वैसी स्थिति में बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि एक्शन रिएक्शन ये क्लास में नहीं हो सकता, ये सिर्फ ऑफलाइन क्लास में ही होता है। ठीक है, लेकिन लाइव क्लास में क्या होता है, ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है, 15 दिन पढ़ोगे
एक साल तक लाइव क्लासेस आप पढ़ ही नहीं पाओगे। अच्छा ये पढ़ के देख लेना, तुमको लगेगा यार कि बसों में गबन रह जाएगा, क्या लगेगा सब भूल गए। लेकिन ऑफलाइन क्लास की ताकत है ये, और ऑफलाइन क्लास के इस मामले में जैसे ये व्हाइट बोर्ड की ताकत है, कितना भी डिजिटल बोर्ड चला लो तुम, कितना भी डिजिटल बोर्ड चला लो, व्हाइट बोर्ड को तुम खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, व्हाइट बोर्ड को तुम खत्म नहीं, कितना भी डिजिटल बोर्ड चला लीजिए, लेकिन जो हाथों से मिटाने का होता है ना, जो ये मानव काम करता है वो काम दूसरी चीज नहीं करती। ऐसे इसी तरह का सब की अपनी अपनी जगह है। ठीक है, तो मैं आपको बता से एक आपका बता दिया मैंने आपको विधायी अधिकार, कौन सा अधिकार? विधायी। कार्यपालिका अधिकार नियुक्ति वाला हो गया और उसी के नाम से सारे कार्य किए जाएंगे। तीसरा कौन सा बचा? न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है आपका? माफ कर सकता है, ठीक है, इतने माफ कर सकता है, इसके अलावा सलाह मांग सकता है। ठीक है, मुख्य ये दो है। इसके अलावा बात की जाए आपकी सैनिक, कौन सा अधिकार? सैन्य अधिकार। सैन्य अधिकार क्या है? सर्वोच्च कमांडर है सेना का, क्या है? सर्वोच्च कमांडर है सेना का। तो जितनी भी आपकी क्या होंगी संधियां होंगी, जितने भी राज्यों द्वारा होते हैं संधि होती है युद्ध से संबंधित सीमा संबंध, तो कौन साइन करता है? राष्ट्रपति साइन करता है। ठीक है, बात है। इसके अलावा आपके अगर जो आपके सैनिक जो आपका न्यायालय है उसकी तरफ से कोई वर्डिक्ट दिया जाता है, कोई न्याय दिया जाता है, तो उस पर भी आपका राष्ट्रपति इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। ठीक है, माफी कर सकता है, चीजें बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। इसके अलावा कौन सा अधिकार है? विशेष अधिकार बता दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, विशेष अधिकार है कुछ। ठीक है, इसके अलावा आपका सबसे बड़ा अधिकार कौन सा बचा है? आपातकालीन अधिकार। कौन सा बचा? आपातकालीन। आकस्मिक अधिकार भी है उसके पास। कौन कौन सा अनुच्छेद है? अरे कौन कौन सा अनुच्छेद है? 352। कौन कौन सा अनुच्छेद है? 352, 356 और 360। चार इसमें जोड़ो, 4 इसमें जोड़ो। हाँ भैया हमारा 352 में 4 जोड़ोगे 56 आ जाएगा, 56 में 4 जोड़ोगे 60 आ जाएगा। तो ये तीन है आपकी, तीन इमरजेंसीज हैं आपकी जो राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है। कौन कौन सी है बेटा? जो सबसे खतरनाक होती है वो कौन सी इमरजेंसी हो सकती है? सबसे खतरनाक इमरजेंसी की बात पहले करें। अगर हमें इमरजेंसी की ही बात करनी है तो सबसे पहले हम कौन सी इमरजेंसी की बात करेंगे जो सबसे खतरनाक है? अरे भैया इमरजेंसी की बात करने जाओगे ना, जैसे किसी से प्यार मोहब्बत की बात करने जाओगे, सबसे अच्छी मोहब्बत की बात क्या होगी? है ना, सबसे पहले गुलाब के शब्द दोगे, लो साहब प्रपोजल किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि भैया वही दे रहे हो, मम्मी को पापा को किसी को भी दे सकते हैं, जिसके साथ भी आपको कर रहे हो। ठीक है, कुछ कर सकते हैं आप, है ना, कुछ ऐसी शुरुआती ऐसी चीज करें सबसे अच्छी आपको लगे, माहौल को खुशनुमा करें। यहाँ पर भी क्या है? इमरजेंसी की बात हो, सबसे बड़ी इमरजेंसी क्या जाएगी? कौन सी हो सकती है? तीन तरह की इमरजेंसी हो सकती है। एक हो सकता है संवैधानिक विफलता, एक क्या हो सकता है? संवैधानिक विफलता। एक हो सकता है युद्ध की स्थिति, और तीसरी होती है वित्तीय। तीन इमरजेंसी हैं। ठीक है, तीन इमरजेंसी हैं जिनके बिना कुछ नहीं होता। पैसा कहते हैं, पैसा क्या है? दूसरा भगवान है। क्या है? अरे पैसा क्या है? दुनिया का दूसरा भगवान कौन है? पैसा है। पैसा के बिना कुछ नहीं है। एक भगवान कौन है? जो ऊपर बैठा है, या फिर आपके माँ बाप, कोई उसको मानता है, वो माँ बाप को मानता है। ठीक है, और दूसरा भगवान कौन है? दुनिया का दूसरा भगवान कौन है? पैसा। भाई जिसके माँ बाप नहीं है उसके लिए तो पैसा भगवान है। ठीक है, दूसरा भगवान कौन है? पैसा। तो पैसे की इमरजेंसी आएगी तो क्या इमरजेंसी नहीं है? अरे वैसे ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में इमरजेंसी लगने की संभावना थी, बच गया। एक है 352, एक है 356, एक है 360। आप मुझे बताओ तीनों में सबसे ज्यादा इमरजेंसी कौन सी है? युद्ध की है, पैसे की है, या फिर संवैधानिक? सबसे बड़ी कौन सी आपको वो है? मैं तुमसे युद्ध दे रहा हूँ, ये बड़ी चीज है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया, और एक कह रहा हूँ यहाँ पर संवैधानिक विफलता चालू होगी, और एक कह रहा हूँ वित्तीय आपात स्थिति। तीन राज्य हैं, तीनों राज्यों में एक में युद्ध स्थिति चल रही है, एक में संवैधानिक विफलता होगी, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा सब कुछ, और तीसरे में क्या है? वित्तीय गड़बड़ है। आप किस राज्य में जाना पसंद नहीं करोगे? इसको जब ऐसे समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा किसकी कौन सी जगह ऐसी होगी जहां पर आप जाना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। कौन सी होगी? वित्तीय वाली जगह पर, युद्ध वाली घुस जाओगे तुम। युद्ध सबसे बड़ी स्थिति है। सबसे बड़ी स्थिति क्या हो सकती है? भैया जान है तो जहान है। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है पहली 352, सबसे खतरनाक यही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है आपका? दूसरा कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, संवैधानिक तंत्र किसी राज्य में आपका विफल कर जाए, जैसे अभी कहाँ लगा था? जेएनके ना 356। और लास्ट कौन सा है? वित्तीय आपातकाल। अभी तक हमारे देश में ये नहीं लगाया है।
लगी सब युद्ध की स्थिति सिख वगैरह से वो काटपात का मामला था, मानदाता मामला था वो, आंतरिक हो या बाह्य हो, आंतरिक हो, देखो आंतरिक हो या बाह्य, ठीक है, आंतरिक हो या बाह्य, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा होगी तो आपका 352 आए। और हमारे यहाँ वो इंटरनल मामला, एक्सटर्नल नहीं, कैसा मामला था, इंटरनल मामला था हमारे यहाँ का, अंदरूनी रूप में क्या हो गया, आंतरिक मामला था। तो किसकी मांग कर रहे थे, किसकी मांग कर रहे थे, क्या था उसको क्या बोलते हैं, राजस्थान, खालिस्तान, किसकी मांग कर रहे थे, खालिस्तान की मांग कर रहे थे कि भैया हमें हमारा अलग क्षेत्र